गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आगे प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, जिसमें हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि पहले से एग्जेप्शन होता है, इसमें होता है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। ठीक है, अब हमारा चौथा है इसी प्रोसेस में चौथा इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो मतलब परंपरागत ढंग से चला आ रहा हो, उसमें क्या चौथा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी इसको हम लोग कहेंगे। देखिए ये होता क्या है कि बिजनेस ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर ओनर। इसका कहने का मतलब है, इसका एग्जाम्पल दिया है कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल बताता है कि कोई भी ओनर, मान लेते हैं ये आप एक ओनर है और ये उसका कोई बिजनेस है, ठीक है। तो ये जो ओनर होता है और ये जो बिजनेस होता है, इन दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है। कैसी एंटिटी होती है? सेपरेट एंटिटी होती है। कैपिटल इज ट्रीटेड, इससे जैसे होता क्या है कि ये ओनर यानी कोई पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन, ये इस व्यवसाय में यानी इस बिजनेस में कुछ पैसे या कैश क्या करता है, इन्वेस्ट करता है या पैसे लगाता है। तो वो जो पैसा यानी कि जिस पैसे से वो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो यहाँ पे कैपिटल, मान लेते हैं ये 10,000 का कैपिटल क्या किया, इसमें इन्वेस्ट किया, मतलब बिज़नेस में अपना क्या किया, लगाया। तो इस बिज़नेस में 10 लाख रुपया लगाया, और बिज़नेस में ये किस नाम से जानते हैं हम लोग, पहले हम लोग पढ़ चुके एज ए कैपिटल। तो जो कैपिटल होती है ना, वो इस बिज़नेस के लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी। क्योंकि ये जो कैपिटल है ना, इस बिजनेसमैन को इस बिज़नेस के द्वारा क्या की जाती है, वापस की जाती है। तो इसीलिए कैपिटल को हम ट्रीट करते हैं कैसे, लायबिलिटी की नज़र से, ठीक है ना। ये लायबिलिटी हम पहले कई बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको उतना वो नहीं कर रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि एक बिजनेसमैन और उसका बिजनेस दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम्पल में दिया है कि बिजनेस ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ओनर। समझ में आ गया। फिर है आगे आपका, ध्यान से देखिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये आपके बुक में दिया भी, हम बस समझा दे रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग को नोट्स भी भेजेंगे। देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टर्म्स ऑफ मनी। जितने भी ट्रांजैक्शन और जितने भी इवेंट्स होते हैं, ये इस प्रिंसिपल से पता चलता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन और जितने भी इवेंट्स होते हैं वो किस अकाउंटिंग में किस टर्म में होने चाहिए, मनी में। नहीं, कोई भी इवेंट या कोई भी घटना हो रही है, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन, जब तक वो मनी फॉर्म में ना हो यानी मॉनेटरी फॉर्म में ना हो, तब तक वो क्या, अरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं माना जाएगा। हम लोगों ने मीनिंग में पढ़ा भी है कि मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। तो देखिए ट्रांजैक्शन and events that can be expressed in term of money are recorded in the books of accounts। इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट that can be expressed in money, जो मनी टर्म में क्या की जाए, एक्सप्रेस की जाए, वही अकाउंट्स की बुक में क्या की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू मतलब पैसे में या कैश में लेन देन हुआ हो या कैश उसमें इन्वॉल्व हो, तभी उसको क्या करेंगे, हम अकाउंट्स की बुक में लिखेंगे। इसीलिए इसको दे रहा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स क्या होता है, देखिए
कोई भी बिज़नेस हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं कि वो बिज़नेस हमारा 2 महीने 3 महीने चल के बंद हो जाएगा, नहीं ना। हम सोचते हैं कि हमारा बिज़नेस सालों साल तक, कई सालों साल तक चलता रहे, ठीक है ना। तो आप मान लेते हैं वो 30 साल के लिए हमारा बिज़नेस क्या किया, रन किया, तो क्या हम 30 साल के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हर साल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, एक हम प्रत्येक मतलब एवरी ईयर हम लोग प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अपने हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, निकालेंगे। जब तक आपके बिज़नेस की लाइफ है, यानी कि 20 साल हो या 30 साल हो, तो ऐसा नहीं कि हमारा बिज़नेस 10 साल या 20 साल या 30 साल के लिए चल रहा है तो हम उसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो पूरे 10 या 20 साल के बाद ही निकालें। हम एक ईयर बांध देते हैं कि हम प्रत्येक एवरी ईयर हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट निकालेंगे, यानी कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखिए दिया है कि लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइजेज कोई भी जो फर्म या बिजनेस होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग, इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। जैसे टाइम कह रहा है कि लाइफ ऑफ मतलब किसी भी व्यवसाय की लाइफ क्या होती है, डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, मतलब कुछ अंतर पे हम क्या करते हैं, डिवाइड, यानी कि हम अपना जितना भी लेखा जोखा है वो हर ईयर मतलब एवरी ईयर करेंगे, नोन एज अकाउंटेबल। तो जितने साल में करेंगे, यदि हम कैलेंडर ईयर ले रहे हैं, यानी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या हम ले सकते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ व्हेन इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। देखिए इसमें दिया है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में व्हेन इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यानी कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, जानते हैं। एंड पोजीशन स्टेटमेंट में मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम हर साल यानी प्रत्येक एवरी ईयर हम ये देखेंगे कि हमारी बिजनेस की कितनी लाइबिलिटी है और कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो लाइबिलिटी एसेट्स का इंफॉर्मेशन जो भी रहता है बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और हमारे कंपनी को या फर्म को या बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो इनकम स्टेटमेंट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो हम इसको एक अकाउंटिंग पीरियड में तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा है इसका, नहीं चौथा, फिर नेक्स्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आप लोग राइटिंग पे नहीं जाइए, बस समझ लीजिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है कि ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका होता है पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन यानी सभी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट और सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज्ड इन द अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी सूचनाएं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, यानी उसमें लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए दिया है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज शोन एज फुट नोट टू द बैलेंस शीट। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसे दायित्व जो है नहीं लेकिन हमको लगता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, तो उसको भी हम फुट नोट यानी बैलेंस शीट बनाने के बाद ये फुट नोट में उसको क्या करेंगे, लिख के दिखाएंगे, यानी कि फ्यूचर में होने वाले जो भी लॉस है। देखिए आगे हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसमें प्रॉफिट को नहीं, लेकिन जब भी हमको लगेगा कि फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है, कोई आइटम्स ऐसा दिख रहा है जो लॉस होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, वो बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में लिखेंगे। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब होता है एंटिसिपेटेड लॉसेज, मतलब ऐसे लॉस जो हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। देखिए फिर है पानी दे दो दादी को। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या होता है, एक चीज़ समझिए
कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मटेरियलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मटेरियल मीन्स इम्पोर्टेंस आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। मटेरियल मीन्स मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट आइटम जो क्या हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट, जो आपके बिजनेस में क्या रखता है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है, उसको भी हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर आपकी एक शॉप है तो उस पर अगर आप एक कप चाय भी पीते हैं या पेन भी खरीदते हैं तो उसको आप अपने बिजनेस में मतलब अपने अकाउंट की बुक में क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए इसमें एग्जांपल दिया है, पेन परचेज इज़ रिकॉर्डेड इन बुक। अगर हम कोई पेन यानी स्टेशनरी का सामान भी खरीद रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स की बुक में दिखाएंगे। यानी जिस दिन हमने पेन परचेज किया उस दिन इसको भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मैन मटेरियलिटी में एक चीज़ और देख लीजिए क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल समझिए, एक ठो ये है, मान लेते हैं एक पर्सन है जो मान लेते हैं मुकेश अंबानी, और ये एक बेगर है, ठीक है ना। तो एक बेगर के लिए 100 रुपया, मान लेते हैं एक बेगर से 100 रुपया क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। लेकिन एक मुकेश अंबानी का अगर 100 रुपया लॉस्ट होगा तो ये मुकेश अंबानी के लिए क्या होता है, नॉट मटेरियल, लेकिन सेम पैसे बेगर के लिए क्या हो जाते हैं, मटेरियल के रूप में। अब समझ में आएगा मटेरियल्स क्या होता है। तो मतलब जैसा हमारा बिजनेस है, जो भी बिजनेस है उसमें छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं अगर वो हमारे लिए मटेरियल है तो हम उनको क्या करेंगे, दिखाएंगे। आगे देखिए, देखिए एक एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये वाला प्रिंसिपल, प्रूडेंस या कंजर्वेशन। प्रूडेंस या कंजर्वेशन, प्रूडेंस कंजर्वेशन को समझिए होता क्या है। देखिए बिजनेस में एक रूल होता है या एक प्रिंसिपल होता है कि हमको अगर ये लगता है कि लॉस हो सकता है तो उसको तो हम दिखाएंगे, लेकिन अगर ये लगता है कि प्रॉफिट होगा तो उसको हम कभी शो नहीं करेंगे अपने अकाउंट्स में। देखिए जैसे इसका कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन मतलब होता क्या है आपका, देखिए होता क्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये आप हैं और कोई टेस्ट यानी एग्ज़ाम देकर आए, ठीक, और ये आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं कि आपके मार्क्स, तो आप बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी में 90 मार्क्स आ सकते हैं तो आप अपनी मम्मी को क्या 90 बताएंगे, जाहिर सी बात है आप क्या बताते, 85। अगर आपको लगता है कि हमारे मैथ्स में 80 नंबर आएंगे तो आप उसको क्या बताते हैं कि 75। अगर आपको लगता है कि साइंस में हमारे 70 मार्क्स आ सकते हैं लेकिन आप अपनी मम्मी को बताएंगे 60। यानी आप क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। मतलब जो आपको लगता है उससे थोड़ा कम में हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। देखिए दिया इसमें, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। देखिए ये प्रिंसिपल कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में हमको प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि लॉस हो सकता है तो आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए दिया है, एग्जाम्पल में समझिए, क्रिएशन ऑफ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्रिएशन ऑफ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे लेनदार, मतलब कोई आपके बिजनेस से कोई चीज़ परचेज़ किया और मान लीजिए, या आपसे कोई पैसे लिए और वो 10,000 रुपये मान लीजिए लिए और आपको लग रहा है कि वो देगा नहीं, मतलब वो डाउटफुल में कि देगा कि नहीं देगा, तो हम उसको हमेशा क्या करेंगे, डाउटफुल डेब्ट्स मान लेंगे कि वो हमको पैसा नहीं देगा और उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोविज़न करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई हमारा पैसा ले लिया और हमको दे नहीं रहा है तो ये हम नहीं सोचेंगे कि वो फ्यूचर में देगा, हम ये मान लेंगे कि वो देगा ही नहीं। दूसरी है एग्जाम्पल कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट आर मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है
कि आपकी मान लीजिए कोई शॉप है या आपका कोई भी बिजनेस है, तो आप एक साल के बाद अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो लास्ट में मतलब जिस 31 मार्च के दिन जो स्टॉक आपका बचता है उसकी वैल्यू आप किस में दिखाएंगे, तो आप उसकी कॉस्ट क्या दिखाएंगे। तो देखिए, एक मार्केट प्राइस होती है, यानी एक साल में उस दिन जिस दिन आप क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं उस दिन की मार्केट प्राइस क्या है और उसकी कास्ट क्या है। तो दोनों में जो कम होगी, विच एवर इज़ लोअर, यानी उसकी कास्ट मान लेते हैं 10,000 है और इसकी मार्केट प्राइस मान लेते हैं 11,000 है, तो हम हमेशा जो कम होगी उसको ही अपने स्टॉक में क्या करेंगे, दिखाएंगे। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसको 11,000, सपोज दैट अगर कॉस्ट उसकी 11,000 है और मार्केट प्राइस उसकी 10,000 है, तो हम उस समय क्या दिखाएंगे, यानी विच एवर इज़ लोअर हम उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे। इसे कहते हैं हम प्रूडेंस या कंजर्वेशन या कंजर्व। अब देखिए आगे है आपका प्रिंसिपल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि द एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कोई आपने बुक 10,000 की खरीदी, ठीक है ना, कोई बुक 10,000 की खरीदी और बाद में उसकी मार्केट वैल्यू उसकी 11,000 या 12,000 हो जाती है, तो आप उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है यानी कि जो परचेज की प्राइस है उसको दिखाएंगे, कभी आप मार्केट वैल्यू को नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए दिया है 8वां प्रिंसिपल है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। देखिए इसको ध्यान से समझिए, क्या होता है कि कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड, यानी पार्टिकुलर पीरियड में कह रहा है कि मान लेते हैं हम कोई बिजनेस किए और एक साल में अगर कोई सेल मतलब रेवेन्यू, यानी कोई रेवेन्यू हुआ, मतलब सेल जब करते हैं तो हमको क्या होता है, कोई सामान सेल करते हैं तो हमको क्या होता है, हमको पैसे मिलते हैं, हमको इनकम इनकर्ड होती है, तो उस पर जो एक्सपेंसेज होते हैं दोनों क्या होने चाहिए, मैचिंग के होने चाहिए, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू एट द पीरियड। जैसे एग्जांपल में समझिए, होता है डिप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट। डिप्रिसिएशन क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट, जैसे मान लेते हैं मशीनरी हमारी कोई है, तो मशीनरी है तो वो क्या होती है, एक साल में मान लीजिए उस मशीनरी से हमने जितना इनकम अर्न किया, तो मान लेते हैं हमने रेवेन्यू या चाहे इनकम अर्न किया, गेन प्राप्ति की, इनकम किया उस मशीनरी से, तो उस मशीनरी का जो खर्चा हुआ है उसको भी हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे उसका डिप्रिसिएशन, आपकी मशीनरी की वैल्यू 10,000 है, तो क्या एक साल बाद वो 10,000 ही रहेगी, नहीं। तो 10,000 की मशीनरी से आपने कुछ इनकम गेन किया, यानी कुछ प्राप्त किया, तो उसी वैल्यू में उसके एक्सपेंसेस में आप डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मान लेते हैं कि उसका डिप्रिसिएशन कितना होगा, अगर 10% निकालेंगे तो उसका डिप्रिसिएशन 1,000 रुपया होगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट, यानी कि हमेशा मैचिंग कराते हैं। ये नहीं कि हम ये कहें कि 10,000 की मशीनरी से हमने इनकम अर्न किया, तो क्या उस मशीनरी का डिप्रिसिएट वैल्यू नहीं दिखाएंगे, यानी कि हमारा कुछ उसके मैचिंग में क्या हुआ, खर्चा भी हुआ। आप देखिए डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एक्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट। ये आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना ही समझ लीजिए, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है डुअल एक्सेप्ट, यानी दो लोग होते हैं, यानी कोई लेता है तो कोई देता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन हो वो एक लोगों से होता है। इसमें दिया है एसेट्स इज इक्वल टू, यानी कोई भी संपत्ति हमारे बिजनेस में है तो वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। कैपिटल भी आप लोग समझते हैं पूंजी, और लायबिलिटी यानी कि जो कुछ भी हमको क्या करना है, देना है। आगे देखिए आपका दिया है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन यानी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, ये एकदम आपके एक्रूअल जैसा, एक्रूअल बेस्ड हम जो पढ़े ना, कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ
आपने पेमेंट किया या नहीं किया ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन ट्रांजैक्शन हो चुका है, पेमेंट भले ही बाद में करते हैं, लेकिन उसी दिन हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक में। तो ये उसी की तरह देखिए, रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड, इसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं, इन द पीरियड इन विच इट इज़ अर्नड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इज़ द रिसीव्ड और नॉट। ये सेम वही चीज़ बता रहा है कि रेवेन्यू इज़ रिकॉर्ड, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन या रेवेन्यू अगर हम हो रहा है तो उसको हम उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे जिस पीरियड में वो हुआ है। इन विच इट इज़ अर्नड, मतलब जिस दिन हमने रेवेन्यू क्या किया है, अर्न किया है, उसी दिन हम क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इरेस्पेक्टिव द फैक्ट। ये कोई मतलब नहीं कि वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट, यानी ये हमको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए, एक प्रिंसिपल लास्ट है आपका, देखिए है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफिएबल मतलब क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन का देखिए दिया, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, मतलब वो ट्रांजेक्शन, ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो उसका एक एविडेंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, इनवॉइस और बिल्स, जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं ना, जब हम सेल करते हैं, कोई भी गुड सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनवॉइस बनाते हैं एज एविडेंस। और जब हम कोई भी गुड परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको क्या होता है, बिल मिलता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में आपका एविडेंस क्या होता है, इनवॉइस और बिल्स। याद रखिए, इनवॉइस का होता है जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं, और जब हम कोई गुड परचेज करते हैं तो बिल हमको मिलता है।